हेलो फ्रेंड्स। हम अपने आज के वीडियो में भूगोल का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है भारत की स्थिति। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है भारत। ठीक है, और ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। जितने भी देश यहाँ पे हैं आसपास भारत के जो पड़ोसी हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा देश है, तो भारत है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर फिर से जनसंख्या की जाए तो हो सकता है हम चीन से भी आगे निकल जाएं, लेकिन अभी दूसरे नंबर पर है। ठीक है, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। पूरब उत्तर पूर्व की बात की जाए तो चाइना, नेपाल और भूटान तीनों उत्तर पूर्व में स्थित हैं। याद रखिए, उत्तर पूर्व में कौन स्थित है, तो चाइना, नेपाल और भूटान उत्तर पूर्व में स्थित हैं। पश्चिम में पाकिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। दक्षिण की बात की जाए तो हमारा श्रीलंका आ जाता है और मालदीव वगैरह आ जाता है। ठीक है, इंडोनेशिया आ जाता है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कहीं कहीं जगह आपको 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पूरा लिखा है तो 32,87,263 याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे याद कर लेना क्योंकि ये बदलता तो है नहीं, तो कभी कभी हो सकता है आपको ऑप्शन में मिल जाए ऑब्जेक्टिव में, या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। कर्क रेखा इस देश को दो समान भागों में बांट देती है। आपको पता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत की बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, जो कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में इसे डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि भारत के बारे में, कि भारतीय जो है वो एशिया के जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसका सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत भौगोलिक दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पूर्व में नेपाल, भूटान ये हैं, और पूर्व में तुम्हारे म्यांमार और बांग्लादेश है। ऐसे करके इन चीज़ों के बारे में याद रखना है। अब हम भारत की स्थिति के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार कितना है। तो भारत की मुख्य भूमि जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। याद रखिए, इसे 8 डिग्री पढ़ेंगे और 4 मिनट पढ़ेंगे। ठीक है, और 37 डिग्री 6 मिनट पढ़ेंगे, तो इसके बीच में मुख्य भूमि भारत की स्थित है। अगर देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य में है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार भी जितना है और ये अक्षांशीय विस्तार था ऊपर वाला। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो ये 30 डिग्री के अंदर ही दोनों दोनों सिमट जाते हैं। ठीक है, अगर 8.4 को अगर 37.6 से घटाएंगे तो 30 डिग्री लगभग निकलेगा, और वैसे ही नीचे में निकलेगा, तो 30 डिग्री के बीच में ये सब कुछ फैल जाता है। ठीक है, भारत का जो विस्तार है। फिर है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को उत्तरी दक्षिण दो भागों में बांटती है। तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ मैं कि दो भागों में बांट देती है भारत को। फिर है कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर है कि भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार, मतलब पूरब से लेकर पश्चिम के बीच में जो लंबाई है भारत की वो है 2,933 किलोमीटर, तथा उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है भारत का वो है 3,214 किलोमीटर। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव में। फिर है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी के निकट बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का संगम स्थित है। मतलब जो भारत का दक्षिण का जो बिंदु है वो कन्याकुमारी है, और उसके पास क्या क्या है, बंगाल की खाड़ी स्थित है, अरब सागर स्थित है और हिंद महासागर का संगम स्थित है। तीनों एक दूसरे से मिलते हैं। फिर है कि मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर तथा द्वीपों को मिलाकर तट की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। मतलब अगर तट की लंबाई देखी जाए, जो देखा आपने समुद्र के किनारे का जो हिस्सा होता है वो तट कहलाता है, तो अगर भारत के मुख्य भूमि का तट देखें तो उसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर इसमें अंडमान निकोबार को जोड़ दिया जाए, लक्षद्वीप को जोड़ दिया जाए, तो इसकी कुल लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। याद रखिएगा। जबकि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई अगर देखी जाए तो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, कुल स्थल की सीमा, मतलब चारों तरफ अगर देखी जाए कि कुल स्थल की सीमा कितनी है तो वो है 15,200। इसमें समुद्र नहीं ऐड है। ठीक है, समुद्र को हटाने के बाद जो भूमि बसती है वो ऐड है इसमें। ठीक है, तो 15,200 किलोमीटर है। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फिर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। याद रखिएगा इस चीज़ को। लास्ट पॉइंट है कि भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। ठीक है, पूरे विश्व की भूमि की बात की जाए तो भारत के पास कितनी है, तो 2.4%। अब यह भारत के पड़ोसी देश, देखिए इसकी ट्रिक मैंने बनाई है बचपन में MBA। ठीक है, ऐसे करके ये ट्रिक है। 7 पड़ोसी देश हैं भारत के जो स्थलीय देश हैं। ठीक है, जो स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं वो 7 देश हैं। जलीय सीमा की बात करें तो 2 देश और जुड़ जाते हैं, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, ऐसे 9 देश हो जाते हैं, लेकिन ये स्थल सीमा से जुड़े हुए 7 देश हैं। आपका पहला बांग्लादेश है, चीन है, नेपाल है, पाकिस्तान है, म्यांमार है। ट्रिक देखिए आप। ठीक है, ट्रिक में क्या है, सबसे पहले बचपन में B आता है, तो B से है आपका बांग्लादेश। CH आ रहा है, CH से हो जाएगा आपका चाइना। फिर आता है P से हो जाएगा आपका पाकिस्तान। N से हो जाएगा आपका नेपाल। ठीक है, तो बचपन में 4 देश आ गए आपके। फिर है में साइलेंट है, उसके बाद MBA आया। M से हो जाएगा आपका म्यांमार।
बी से हो जाएगा आपका भूटान और ए से हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। याद रखिएगा, ठीक है। तो ट्रिक काफ़ी अच्छी है, याद करिएगा इसे कि 7 देश हैं जो स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं, 2 देश और हैं, टोटल 9 देश हो जाते हैं। 2 देशों में आ जाता है आपका श्रीलंका और दूसरा देश आ जाएगा आपका मालदीव, ठीक है। तो 9 देश हो जाते हैं टोटल। सबसे ज़्यादा किससे सीमा जुड़ती है? तो बांग्लादेश से जुड़ती है 4096, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और सबसे कम जुड़ती है आपकी अफगानिस्तान से, वो आपकी 106 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक है। इसमें लगभग में लिखा है 80, तो 106, 90 से लेके 106 के बीच में है। तो सबसे कम है अफगानिस्तान से, सबसे ज़्यादा आपकी है बांग्लादेश से। 4096 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है भारत से। इतना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है। तो संरचना की दृष्टि से कह सकते हैं या प्राकृतिक रूप से कह सकते हैं, भारत की मुख्य भूमि को 4 भूवैज्ञानिक इकाइयाँ हैं, ठीक है। 4 भूवैज्ञानिक हैं, वैसे 6 कह सकते हैं हम, ठीक है। 6 भागों में बांटा गया है। इसमें क्या है कि तटवर्ती मैदान को और द्वीपीय समूह को एक में जोड़ दिया गया, इसलिए ये 4 हो गए। वैसे 5 हैं और इसमें जो हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है उसे ऐड नहीं किया गया है। तो टोटल 6 भाग है अगर देखा जाए। पहला है भारत दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का पर्वतीय मैदान, मध्यवर्ती विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान, उसके बाद है द्वीप समूह और आपका मरुस्थल, ठीक है। मरुस्थलीय जो एरिया है आपका वो। तो ऐसे करके 6 भाग बनते हैं। इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन आता है तो आप इनके बारे में लिख सकते हैं। तो पहला भाग है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। महाद्वीप का वह हिस्सा जो 3 तरफ से महासागरों से घिरा है। भूभाग के ऐसे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं, मतलब ऐसा हिस्सा जो तीनों तरफ से महासागर से घिरा है या जल से घिरा है, तो ऐसा क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीपीय भारत पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत का भाग पठारी होने के कारण इसे हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं। आपने भारत का नक्शा देखा होगा, जो नीचे का हिस्सा है आपने देखा 3 तरफ से जल से घिरा है, इसलिए उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। और वो हिस्सा हमारा पठारी है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। अब इसका विस्तार देख लेते हैं। यह पठार लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 से 900 मीटर और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है तथा पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 1400 किलोमीटर है। ये इतना याद नहीं करना आपको, बस इतना याद रखना कि यह पठार लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। सामान्यतः यह पठार पश्चिम की ओर ऊंची तथा पूरब की ओर बढ़ने पर इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। इस पठार का सर्वोच्च शिखर देख लेते हैं। तो इस पठार का जो सर्वोच्च शिखर है वो है अनाईमुड़ी, ठीक है। अनाईमुड़ी कहलाता है, जैसे माउंट एवरेस्ट है ना सबसे ऊंचा शिखर कहलाता है, तो इसका जो पठार का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है अनाईमुड़ी, ठीक है। 2695 मीटर की इसकी ऊंचाई है, जो कि अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है, ठीक है। अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ यहाँ पे फेमस हैं काफ़ी, तो उनमें ये पाई जाती है। सबसे ऊंची शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड़ी है, याद रखिएगा इसके बारे में। अब दूसरा भाग है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। भारत की भूभाग पर 11% भाग पर्वत हैं, ठीक है। तो कितने परसेंट भाग पर्वत हैं? तो 11% हैं। इन पर्वतों का सर्वाधिक विस्तार भारत के उत्तरी भाग में है, जिसे हम आम भाषा में हिमालय पर्वत कहते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसकी जो स्थलाकृतियाँ हैं, इन्हें विशेषताओं के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इस क्षेत्र को पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ये सबसे ऊपर जो आप देख रहे होंगे, जो नक्शा देखने को मिल रहा है, तो जो सबसे ऊपरी भाग है जो चीन के एरिया में आता है, उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय क्षेत्र। उसके नीचे वाला जो क्षेत्र है वो महान हिमालय कहलाता है, जिसमें आके एवरेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लघु हिमालय और नीचे है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश के एरिया में आ जाता है। और इस शिवालिक श्रेणी ये उत्तराखंड के एरिया में आ जाता है। तो क्रम से आपको बस चारों के नाम याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट है आपका मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश का विस्तार। मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश का जो विस्तार है लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति जो है वो सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र एवं अन्य सहायक नदियों का प्रमुख योगदान है। मतलब इसकी जो उत्पत्ति हुई है, जो मैदान बना है, किससे बना है? तो कई जो नदियाँ यहाँ से निकलती हैं उनके योगदान से ये बना है। इसी के अनुरूप इस मैदान की जो ढाल है उसका निर्धारण। अब इसके विस्तार की बात कर लेते हैं। तो यह मैदान पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो आसाम से निकलती है, ठीक है। तो राजस्थान से लेकर आसाम तक इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। उर्वर भूमि है, ठीक है। जो भूमि है वो काफ़ी उपजाऊ है, क्योंकि नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। पानी की पर्याप्त उपलब्धता है एवं अनुकूल जलवायु के कारण यह मैदान बहुत उपजाऊ है तथा देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग यहाँ पर निवास करता है, ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो यह मैदान उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विशाल पठार जो है, वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उनके द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है ये, ठीक है। तो कैसे निर्माण हुआ? तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से ये बना है। अब हम बात करेंगे इसकी बनावट की। यह मैदान सपाट और समतल है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर है। इसकी ढाल बहुत कम होने के कारण इस मैदान में नदियाँ बहुत धीमी गति से बहती हैं। तो कहने का मतलब है, आपसे पूछ सकता है कि कौन सी जो वो स्थलाकृति है वो कितनी ऊँची है। तो पर्वत सबसे ज़्यादा ऊँचे होते हैं,
ठीक है। उसके बाद पठार आते हैं जिनकी भी ऊंचाई मैंने आपको बताई थी, और उससे नीचे आते हैं आपके मैदान। तो इनकी जो ऊंचाई होती है लगभग 200 मीटर तक होती है, ठीक है। समुद्र तल से ये नापी जाती है, याद रखिएगा। अब लास्ट है हमारा भारत के द्वीप समूह। हम भारत के द्वीप समूह को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दूसरा है लक्षद्वीप समूह, यह अरब सागर में स्थित है। पहले पढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप समूह भारत के पूर्व में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। यह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। मुख्यतः यह द्वीप समूह समुद्र में स्थित जलमग्न पर्वतों के हिस्से हैं। कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से भी जुड़ी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 4 भागों में बांटा जा सकता है: उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। देखिए हुआ क्या है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये हिमालय का ही भाग था। हिमालय की कुछ चोटियाँ थीं, वो क्या हुआ कि बंगाल की खाड़ी में डूब गई। थोड़े समय बाद क्या हुआ कि वो ऊपर झांकने लगी पानी से, जो चोटियाँ थीं, ठीक है। तो उनसे ये द्वीप समूह बना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये है किसका भाग? तो ये हिमालय का ही भाग है, ठीक है। इतना याद रखिएगा आप। फिर है कि निकोबार द्वीप को भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। इनके नाम आपने पहले ही से सुन रखे होंगे। अंडमान का ही भाग है, इसे 3 भागों में बांटा गया है: कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि इस द्वीप समूह की प्रमुख चोटियाँ सैडल पीक है, जिसे हम लोग गद्दीदार चोटी कहते हैं हिंदी में। माउंट डियोबोली है, ठीक है। तो प्रमुख चोटियाँ कौन सी हैं? सैडल पीक कहते हैं जैसे सैडल चोटी, या माउंट डियोबोली। दक्षिणी अंडमान में स्थित पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? तो पोर्ट ब्लेयर है। और ये कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में। यहाँ पर प्रसिद्ध सेल्युलर जेल भी स्थित है, जैसे हम लोग काला पानी की सज़ा कहते हैं, आपने सुना होगा काला पानी की सज़ा। तो ये यही जेल है, यहाँ पर मिलती है सेल्युलर जेल में, ठीक है। ये अंडमान निकोबार में स्थित है। मध्य अंडमान से पूर्व दिशा में बैरन द्वीप है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो मध्य अंडमान में पूर्व दिशा में स्थित है बैरन द्वीप। उत्तरी अंडमान की पूर्व दिशा में स्थित नारकोंडम एक शुष्क ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण है, ठीक है। ये भी याद रखिए, एक शुष्क ज्वालामुखी है नारकोंडम, ये भी आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो भारत की अगर पूछे जाए ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, तो दोनों की दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और एक चीज़ और याद रखना कि लिटिल अंडमान जो छोटा अंडमान है और कार निकोबार के बीच में एक 10 डिग्री चैनल गुजरता है, ठीक है। अब चैनल क्या होता है ये मैं बता देता हूँ कि एक महासागर के मध्य में दो छोटे द्वीपों के बीच जो सक्रिय समुद्र होता है जो निकलता है, ठीक है, उसे चैनल कहते हैं। मान लिया एक महासागर है, हिंद महासागर, इसमें 2 द्वीप स्थित हैं, ठीक है। 2 द्वीप हैं, उनके बीच से कोई समुद्र निकल रहा है तो उस समुद्र को हम लोग चैनल कहते हैं, ठीक है। तो जो लिटिल अंडमान है, जो छोटा अंडमान है और जो कार निकोबार है, इसके मध्य से 10 डिग्री चैनल निकलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरता है, तो इन दोनों के बीच से गुजरता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का दक्षिणतम या सुदूर दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार पर स्थित है, मतलब सबसे लास्ट पॉइंट अगर देखा जाए, ठीक है। अगर मुख्य भारत का देखेंगे तो आपका कन्याकुमारी हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे। लेकिन अगर पूरा भारत का देखा जाए, क्योंकि उसमें अंडमान निकोबार भी मिक्स है, ठीक है, तो अंडमान निकोबार को मिलाकर अगर देखा जाए कि सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जैसे हम लोग पिग्मेलियन द्वीप भी कहते हैं, ठीक है। इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जानते हैं, तो पिग्मेलियन द्वीप के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे 2 ज्वालामुखी हैं, एक है बैरन द्वीप और दूसरा है नारकोंडम द्वीप। जो है आपका वो है लक्षद्वीप। तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल क्या होता है, तो प्रवाल एक 2 सेंटीमीटर छोटा समुद्री जलीय जीव होता है। इसका जो खोल होता है, ठीक है, इसका जो कवर होता है ऊपर का हिस्सा, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और ये भोजन भी क्या होता है, ये भोजन भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही करते हैं, ठीक है। इनका भोजन भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये प्रायः उथले समुद्र व गुनगुने पानी में रहना पसंद करते हैं। वहाँ पे क्या पड़ता है कि उस जगह ज़्यादा धूप पड़ती है, आपने देखा साउथ में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो पानी होता है आसपास का वो काफ़ी गर्म होता है, ठीक है। ठंडा गर्म पानी मिलता रहता है, तो गुनगुना पानी रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पर ये जल्दी विकसित होते हैं। जब एक प्रवाल अंदर के जीव मर जाता है, मतलब किसी प्रवाल के अंदर का जीव मर जाता है, तो जो दूसरा प्रवाल होता है वो उसके खोल को अपना भोजन बना लेता है और उसके ऊपर अपना घर बना लेता है। मतलब जैसे कोई जीव मरा तो उससे क्या कर रहे हैं, उसका खोल को उसने अपना भोजन बना लिया, ठीक है, और उसी के ऊपर अपना घर बना लेता है। उससे भोजन बना के उसके ऊपर घर बना लेगा, धीरे धीरे खाता रहेगा। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रहती है। उसके बाद अरबों की संख्या में जो प्रवाल होते हैं ये अपनी कॉलोनियाँ बना लेते हैं, ठीक है। कई सारे होते हैं प्रवाल, तो एक दूसरे के पास कॉलोनियाँ बना लेते हैं और ये तब तक कॉलोनी बनते हैं तब तक कॉलोनी बनाते रहते हैं जब तक कि इनकी समुद्र की सतह तक ये ना आ जाए, ठीक है। मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करते रहते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक ये समुद्र की सतह के बराबर ना पहुंच जाए, ठीक है। इन्हीं प्रवालों पर लक्षद्वीप स्थित है। अब आप समझ गए होंगे कि लक्षद्वीप कैसे बना है। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, ठीक है, याद रखिए इसकी राजधानी है कवरत्ती। इसका सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ द्वीप, ठीक है। मतलब अब टोटल किससे बना है, 36 द्वीपों से मिलकर बना है लक्षद्वीप आपका। और इस 36 द्वीप में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है आपका एंड्रोथ द्वीप।
जो लगभग 4 किलोमीटर का है ना। फिर है कि लक्षद्वीप के दक्षिण में मिनकाय द्वीप स्थित है। जो लक्षद्वीप हिस्सा है ना, इसके दक्षिण में मिनकाय द्वीप है एक, ठीक है, वो इस जुड़ा हुआ है। और मिनकाय द्वीप के जो दक्षिण में मालदीव देश है, ठीक है। मालदीव देश मैंने बताया था आपको कि पड़ोसी देश है जो कि दक्षिण में पाया जाता है, समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है। तो लक्षद्वीप है पहले, उसके दक्षिण में मिनकाय द्वीप है, और मिनकाय द्वीप के दक्षिण में आपका मालदीव देश स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है कि मालदीव और मिनकाय द्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल गुजरता है, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल कहाँ से होकर गुजरता है, तो मालदीव और मिनकाय द्वीप के बीच में। जबकि 9 डिग्री चैनल की बात की जाए तो ये गुजरता है आपका लक्षद्वीप से लेकर मिनकाय द्वीप के बीच में, ठीक है। लक्षद्वीप और मिनकाय द्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल, और मिनकाय द्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल, ठीक है। याद रखिएगा। आपको याद ना हो तो आप मैप देख सकते हैं, ठीक है। मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम भारत के अन्य द्वीप देख लेते हैं, कुछ और द्वीप हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है गंगा सागर व न्यूमूर द्वीप। यह दोनों ही द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर स्थित हैं। तो कहाँ स्थित हैं ये दोनों? हुगली नदी आपने पता होगा कि कोलकाता में बहती है, और इसी पर स्थित हैं ये दोनों, गंगा सागर और न्यूमूर द्वीप। सेकंड है आपका व्हीलर द्वीप। यह ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसका वर्तमान नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। इसे अब क्या कहते हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं। और यहाँ से जो पृथ्वी मिसाइलें हैं उनके परीक्षण किए जाते हैं, ठीक है। और ब्राह्मणी नदी कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका श्री हरिकोटा द्वीप। यह आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के मिलन बिंदु पर स्थित है। मतलब वह स्थान जहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मिलते हैं, तो उस जगह पे ये स्थित है। यहाँ पर इसरो का लॉन्चिंग पैड स्थित है, जिसे पीएसएल भी कहते हैं। फुल फॉर्म क्या है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलोर में स्थित है, मतलब कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा हरिकोटा द्वीप के बारे में। फिर है नेक्स्ट आपका पम्बन। तमिलनाडु के रामेश्वरम के छोर पर पम्बन द्वीप स्थित है। तो पम्बन द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु में रामेश्वरम जो जगह है इसके छोर पर पम्बन द्वीप स्थित है। इसके अंतिम छोर को धनुषकोडी कहते हैं। पम्बन द्वीप का जो अंतिम छोर है उसे धनुषकोडी कहते हैं। और धनुषकोडी से श्रीलंका के तलैया मन्नार, वहाँ पे एक जगह है, वहाँ तक राम सेतु विस्तृत है। राम सेतु का नाम आप सभी ने सुना होगा। इसे एडम्स ब्रिज या आदम का पुल भी कहते हैं। तो इसे किस नाम से जानते हैं, तो एडम्स ब्रिज भी कहते हैं इसे, आदम का पुल भी कहते हैं, और राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट हमारा द्वीप है सॉल्सेट द्वीप। इस द्वीप पर मुंबई स्थित है। तो याद रखिए, क्वेश्चन कई बार आता है कि मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है, तो सॉल्सेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। और लास्ट है आपका आलिया बेट द्वीप। इस पर गुजरात स्थित है। मतलब गुजरात किस द्वीप पर स्थित है, तो आलिया बेट द्वीप पर स्थित है। और यहाँ से भारत का 90% पेट्रोलियम प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 90% पेट्रोलियम भारत का कहाँ से प्राप्त होता है, तो आलिया बेट द्वीप से प्राप्त होता है, जो कि गुजरात में स्थित है। तो ये कुछ आपके अन्य द्वीप थे, इनके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। और जो मुख्य द्वीप थे आपके लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, उनके बारे में आपको पढ़ा दिया। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अब अगर भारत के बारे में लिखने को आता है तो आप इससे रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, और टेट में काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो अच्छे से ध्यान देकर पढ़िएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।